जय हिंद साथियों, यदि सीटेट सितंबर 2026 में पेपर 2 में आपने भी एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के इतिहास, भूगोल और नागरिक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। साथियों, ये एक फास्ट रिवीजन है। इसमें हम 100 प्रश्नों को फटाफट रिवीजन रूप में करेंगे, बहुत शॉर्ट में व्याख्या करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने एक वीडियो कल आपके लिए दिया था, ये पार्ट सेकंड है आपका। इस तरह से आपके लिए वीडियो आते रहेंगे जिसमें हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार है तो लाइक करके जाइएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, पहला सवाल है आपका कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को कितने श्रेणियों यानी जातियों में विभाजित किया गया था? बताइए। मेगास्थनीज द्वारा रचित एक पुस्तक है, नाम है इंडिका। उसमें मौर्य समाज को कितने श्रेणियों में बांटा गया था, कितने जातियों में विभाजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 7 श्रेणियों में, 7 जातियों में। देखिए, अगर हम बात करें उन 7 जातियों की तो दार्शनिक, फिर किसान, फिर शिकारी, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासक, ये 7 श्रेणियां थी जिनको मौर्य साम्राज्य में इनको बांटा गया था। साथियों, ये बात मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिखी हुई है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा और आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन जो स्थल है कि गुजरात में वो स्थित नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। साथियों ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बनवाली। विकल्प डी सही है आपका, बनवाली। ठीक है ना? यानी बनवाली जो विकल्प है वो आपके हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है। बाकी लोथल भी है, धौलावीरा भी है, सुरकोटता भी है, तो ये तीनों है, लेकिन बनवाली जो है मेरे भाई वह गुजरात में नहीं स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बनवाली है क्या, कहाँ है? तो बनवाली मेरे भाई हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ये जो हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली है वो आपके हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाता है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बताइए। जैन धर्म का जो त्रिरत्न है इनमें क्या शामिल नहीं है? देखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सम्यक आजीवन, ये नहीं शामिल है। बाकी जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है ना? अगर सम्यक आजीविका की हम बात करें तो यह बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, ना कि त्रिरत्न का हिस्सा है। ये बात आपको समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों देखिए, यदि आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके फिर क्लास कंटिन्यू करिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है और सवाल ये है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली वह प्रथम महिला थी जिन्हें आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने अनुमति दी थी। किसके अनुरोध पर? आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने इन्हें प्रवेश की अनुमति दी थी। ये ध्यान रखिएगा, विकल्प बी आपका सही है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 और सवाल ये है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? बताइए। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लिए गए हैं। 30 प्रश्न
33 प्रश्नों में विभाजित है, यानी इतिहास के, नागरिक शास्त्र के और आपके भूगोल के सभी प्रश्न लिए गए हैं और ये फटाफट रिवीजन है, ठीक है ना। इसलिए इसमें हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, तुरंत प्रश्न, शॉर्ट में उसका व्याख्या और फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो का जो भी ट्रेंड रहा है आपने देखा है, हम प्रश्नों पे बात करते हैं, फिर विकल्पों पे बात करते हैं, फिर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको शेयर करते हैं। लेकिन ये चूंकि फटाफट रिवीजन है इसलिए हम इस तरह से प्रश्न लाए हैं। सही उत्तर आपको बताना है मेरे भाई। इसका जो सही उत्तर है समुद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य, इन्होंने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 और सवाल है आपका मेरे भाई कि चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था नाडु किसे कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नाडु किसे कहा जाता था, तो मेरे ध्यान रखिए इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए होगा, यानी ग्राम समूह को नाडु कहा जाता था। लेकिन चोल प्रशासन में कई ग्रामों के समूह या उपमंडल को नाडु कहा जाता था और प्रांत को मंडलम कहा जाता था, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की थी। बताइए कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा, विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में, कब मेरे भाई, 1327 ईस्वी में साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, जो कि असफल रहा। इसका ये प्रयास असफल रहा, सफल नहीं रहा जिस उद्देश्य से इसने शिफ्ट किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है और आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध प्रशासनिक व्यवस्था अयगार व्यवस्था कितने अधिकारियों से संचालित होती थी। देखिए अगर हम बात करें अयगार व्यवस्था की तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अधिकारियों से। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए 12 प्रशासनिक अधिकारियों का एक समूह हुआ करता था, जिसे अयगार कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे भाई, अयगार कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सवाल ये है कि अकबर के शासनकाल में टोंडरमल बंदोबस्त यानी 10 साला प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें 10 साला प्रणाली की तो विकल्प बी आपका सही है, यानी 1580 में मेरे भाई। ध्यान रखिए राजा टोंडरमल ने भू राजस्व सुधार के लिए 1580 ईस्वी में 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और कीमतों का औसत निकाला गया था और औसत निकाला जाता था और उस हिसाब से कर व्यवस्था, टैक्स लागू की जाती थी। ये ध्यान रखिए। ये टोंडरमल जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, उन्होंने 10 साला प्रणाली की शुरुआत की। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 और आपको बताना है कि अमुक्त माल्याद ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचयिता इनमें से कौन थे। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वह विकल्प होगा कृष्णदेव राय, विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए कृष्णदेव राय विजयनगर के एक महान सम्राट थे, राजा कृष्णदेव राय। तो राजा कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो किस भाषा में थी, तो तेलुगु भाषा में थी। ठीक है ना, किस भाषा में मेरे भाई, तेलुगु भाषा में थी। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा अमुक्त माल्याद ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय का संबंध किस नगर से है, किस साम्राज्य से है, तो विजयनगर साम्राज्य से। अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है, तो तेलुगु भाषा में। सभी फैक्ट, सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने और आपको बताना है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री या मंत्री को क्या कहा जाता था। तो देखिए उसको सुमंत कहा जाता था, विकल्प सी आपका सही है। ध्यान रखिए शिवाजी महाराज के मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा गया है।
ठीक है ना। सुमंत या डबीर जो विदेश मंत्री हुआ करते थे उन्हें सुमंत या डबीर कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी अल्बुकर्क को हम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ध्यान रखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने क्या किया था मेरे भाई, 1510 में बीजापुर से गोवा छीना था। ये आपको ध्यान रखना है, कब? 1510 में बीजापुर से गोवा लिया था, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर हम पहले पुर्तगाली नाविक की बात करें तो वह वास्को डी गामा है, जो 1498 में भारत आया था। 1498 में केरल कालीकट तट पे पहुंचा और वहां का राजा जमूरियत था जिसने उसका स्वागत किया, और वह व्यापार के उद्देश्य से आया था। और भारत से मसाले, काली मिर्च, गरम मसाले जब यहाँ से लेके गया तो विदेशों में पुर्तगाल में उसे कई गुना लाभ हुआ। ठीक है ना। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन प्रथम पुर्तगाली यात्री जो था वो वास्को डी गामा था। 1498 में भारत आया था, केरल में कालीकट तट पे आया था। लेकिन वहीं अगर हम पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा, जिन्होंने 1510 में बीजापुर से गोवा लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। बीजापुर साम्राज्य, देखिए गोवा जो था ना पहले बीजापुर साम्राज्य के अधीन था, फिर बीजापुर साम्राज्य से उसने गोवा को छीना, ठीक है, और अपनी राजधानी बनाई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? जो 1857 का विद्रोह है उसको किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ध्यान रखिएगा, इसको बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विकल्प ए आपका सही है साथियों। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में किसने की थी? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जो उत्तर होगा मेरे भाई वह होगा विकल्प ए, आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में मेरे भाई मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। साथियों, ये सवाल पूछा जाता है, मिलाने के लिए स्तंभ क और ख बना के दे दिया जाता है और मिलान करना होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, इस तरह से। ध्यान रखिए मेरे भाई, सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई तो मुंबई में हुई। किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने की। किसकी प्रेरणा से की? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की। कब की? तो 1867 में की। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों, जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कराची अधिवेशन जो 1931 में हो रहा था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है ना। और 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये आपको ध्यान रखिएगा। हमने कल पढ़ा था कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, किस अधिवेशन में? तो साथियों, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है ना। ये बातें हमने कल पढ़ा था। आज आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जो प्रस्ताव था वो कराची अधिवेशन 1931 में पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही जिनको लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री हुए, ठीक है ना।
आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दैनिक केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था। साथियों, ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दैनिक केसरी और मराठा यानी केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था। तो मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक विकल्प ये आपका सही है। ध्यान रखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, अच्छा सवाल एक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी और कब दी। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली और किसने दी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बात आपको कमेंट करके जरूर बताना है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं केसरी और मराठा की, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा समाचार पत्र जो है ना वो अंग्रेजी भाषा में और केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रसारित किया। ठीक है ना, संपादन किया उसका। इसमें क्या था, इसके माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना था। ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है कि केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो साथियों ध्यान रखिएगा, केसरी समाचार पत्र जो है ना वो मराठी भाषा में, किस भाषा में मेरे भाई, मराठी भाषा में, और मराठा समाचार जो पत्र है ना वो अंग्रेजी भाषा में। कई बार गड़बड़ हो जाता है, मराठा समाचार पत्र हम मराठी भाषा में मार देते हैं और केसरी हम अंग्रेजी में मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। देखिए, मराठा समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा में और मराठी समाचार जो पत्र है वो, सॉरी, केसरी समाचार जो पत्र है वो मराठी भाषा में। दोनों बात क्लियर हो रहा है ना। फिर से आप देख लीजिए, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला जो सवाल है वो सवाल ये है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विनोबा भावे। देखिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ना उसके जो पहले सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे जी थे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसके जो पहले सत्याग्रही बने वो आचार्य विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जो बने वो पीटी नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 और सवाल ये है कि कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था। बताइए, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था। 4 विकल्प है, आपको सही उत्तर बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये सभी फास्ट रिवीजन हो रहा है जिसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फटाफट प्रश्न, विकल्प, सही उत्तर की चर्चा करके थोड़ा सा व्याख्या पे हम चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1946। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर वाला कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो देखिए मेरे भाई, अवध का अंतिम नवाब अगर हम बात करें तो वह वाजिद अली शाह था। विकल्प बी आपका सही है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में मेरे भाई अवध का विलय कर लिया गया था, और उस समय अवध के जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। इस तरह से अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। 1856 के बाद लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के तहत आरोप लगा करके ये अवध को विलय कर दिया गया। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में किसने की थी। बताइए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर जो होगा वो लाला हरदयाल होगा। ठीक है ना, विकल्प बी आपका सही है, लाला हरदयाल। ध्यान रखिए मेरे भाई, 1913 की बात है। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। साथियों, सवाल ये पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो सैन फ्रांसिस्को
अमेरिका में। सवाल ये पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1913 में। सवाल यदि ये पूछा जाए कि किसने गदर पार्टी की स्थापना की, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, दो लोग मिल करके एक गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 और सवाल ये है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा गोपाल, विकल्प सी आपका सही है। 750 ईस्वी में मेरे भाई बंगाल में अशांति को समाप्त करने के लिए गोपाल को जनता द्वारा राजा चुना गया, जो पाल वंश के संस्थापक थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपका 22 और सवाल ये है कि मधुबनी पेंटिंग मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपके बिहार से संबंधित है, बिहार के मधुबनी जिले से, मिथिलांचल क्षेत्र से, विकल्प ए आपका सही है। मधुबनी कला, जो मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है साथियों, यह बिहार के मिथिला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसे प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। घरों के दीवारों पे, मिट्टी के दीवारों पे बनाया जाता है, सॉल पे बनाया जाता है, जो साल होता है उस पे बनाया जाता है, कपड़ों पे बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल ये है कि वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, विकल्प बी आपका सही है। गुजरात के वारदोली में किसानों पर कर बढ़ा दिया गया था, लगान बढ़ा दिया गया था, और उसी बढ़े हुए लगान के खिलाफ यह आंदोलन हुआ और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अच्छा, इसी आंदोलन के कारण, यही आंदोलन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। किसकी? सरदार की उपाधि दी। ध्यान रखिएगा। सवाल ये पूछा जाए वारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो मेरे भाई 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सवाल ये पूछा जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली, तो वारदोली सत्याग्रह में। सवाल ये पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वहां उस आंदोलन की महिलाओं ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24 और सवाल ये है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन हैं, बताइए। अकबरनामा साथियों, सही उत्तर होगा अबुल फजल, विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए, अकबर के 9 रत्न थे और 9 रत्नों में एक रत्न अबुल फजल थे। अबुल फजल ने फारसी भाषा में 3 खंडों में अकबरनामा की रचना की, जिसका तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है मेरे भाई 25 नंबर, बताइए। सवाल है कि प्राचीन भारत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, ये आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ध्यान रखिए, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखी गई है और यह इस प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। क्या है मेरे भाई? समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है, जो भी उन्होंने विजय प्राप्त की युद्ध में, उसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये यहां से जो सभी प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं, वो सभी प्रश्न ज्योग्राफी से लिए गए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। मेरे भाई, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? सवाल ये प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको बताना है। इस बार भी हो सकता है पूछे, इसी तरह के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं साथियों। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी सही है, यानी संगमरमर। ध्यान रखिएगा, संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान जो चूना पत्थर के कायांतरण से बनती है। ठीक है ना। अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेनाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये जो दोनों है मेरे भाई, वह आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। किसके? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक है ना। आपके रूपांतरित चट्टान
का जो उदाहरण है वो संगमरमर है। ठीक है ना। जो चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है वही ग्रेनाइट और बेसाल्ट है, वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर है 27 और सवाल ये है मेरे भाई कि ज्वार और भाटा उत्पन्न होने का मुख्य खगोलीय कारण क्या है। बताइए, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य खगोलीय कारण क्या है। तो ध्यान रखिए सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, विकल्प बी आपका सही है। साथियों, पृथ्वी पर महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना ये मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। समुद्र के जल के स्तर को ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे आना भाटा कहलाता है। ये प्रक्रियाएं दिन में 2 बार होती हैं। फिर बृहद, ये आपको बताना है, हम लोग इस पे चर्चा किए हैं पूर्व में। बताइएगा बृहद ज्वार कब आता है और लघु ज्वार कब आता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका आपके लिए। अगला सवाल हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आपके। पंपास घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। बताइए, पंपास घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को हम पंपास कहा जाता है, पंपास के घास के मैदान कहते हैं। अच्छा, जो पंपास घास के मैदान है मेरे भाई वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे क्षेत्र में, उरुग्वे देश में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। बताइए, सवाल है जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में प्रवाहित होती है। बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई क्षोभ मंडल, विकल्प ए सही है। ठीक है ना, क्षोभ मंडल में होता है। जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम तीव्र गति से चलने वाली ऊपरी वायुमंडलीय हवा है जो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा के पास चलती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और आपसे सवाल ये कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था। बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और धान से। देखिए, जब सवाल आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन। दूसरा सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है तो कृषि क्षेत्र से। तीसरा सवाल की अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है तो गेहूं और धान से। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, गेहूं और धान की संकर किस्मों को बढ़ावा दिया गया हरित क्रांति के द्वारा उच्च उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। साथ में मेरे भाई आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि हरित क्रांति का संबंध तो कृषि से है, लेकिन श्वेत क्रांति का संबंध मेरे भाई दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इसके जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, वही सवाल ये आए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, तिलहन और दलहन जैसी फसलों से पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है ना। वही सवाल ये पूछा जाए कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो आलू उत्पादन से। ध्यान रखिए, ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। जो स्वेज नहर है मेरे भाई किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है आपको बताना है। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। साथियों, मिस्र में स्थित स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी कम हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बताइए, 4 विकल्प है आपके सामने।
सही उत्तर आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, साझा करिए और इसे लाइक भी करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है ना? बहुत मेहनत लगता है आपके लिए प्रश्न बनाना, पीडीएफ तैयार करना, तो जब आपका एक लाइक और कमेंट आता है तो मोटिवेशन बनता है। ठीक है ना? तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करके अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या इसमें कुछ और सुधार चाहिए, या आपको किस तरह की तैयारी चाहिए, ये आप बता दीजिए। ठीक है ना? देखिए स्कूल में वहाँ बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ा करके आइए, थके हारे आके फिर आपके लिए आदमी तैयार कुछ करता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को ढूंढता है, फिर पीडीएफ बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, आपको देना। ज़्यादातर मेरे वीडियो आप देखेंगे ना, कहीं कोई एडिट नहीं रहता है, क्योंकि समय ही नहीं है मेरे पास कि मैं एडिट करूं। जैसे रिकॉर्ड करता हूं वैसे आपको दे देता हूं। अब आप समझिए, अब आप देखिए कि इसमें थोड़ा सा बाहरी साउंड भी आता है या कहीं कुछ ऐसा रहता है तो भी मैं कट नहीं करता हूँ, जैसा है वैसा आपको दे देता हूँ। समय नहीं है कि उस तरह से प्रोफेशनल एडिटिंग करके मैं आपको दूं। ठीक है, तो अब आपको बताना है भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ना वो जलोढ़ मिट्टी होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए भारत के कुल भूभाग के लगभग 40% हिस्से में मेरे भाई, कितना प्रतिशत? 40% हिस्से पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो उत्तर के मैदानों और डेल्टा क्षेत्र में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। सवाल है कि एल नीनो घटना का संबंध मुख्य रूप से किस महासागर से है? बताइए। देखिए इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत महासागर से। देखिए एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है। ठीक है ना? एल नीनो क्या है? तो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट के पास प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और भारतीय मानसून को कमजोर करती है। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाए मेरे भाई कि भारतीय मानसून को कमजोर करने वाली कौन सी जलधारा है, तो एल नीनो जलधारा है जो एक गर्म जलधारा है। ध्यान रखिए, प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास उत्पन्न होती है। ठीक है ना? आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, सवाल है मेरे भाई कि भारत की कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए। सही उत्तर देखिए इसका होगा दामोदर घाटी, विकल्प बी आपका सही है। दामोदर नदी घाटी को भारत का रुर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ झरिया, रानीगंज जैसे विशाल कोयला भंडार स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में नीफे में मुख्य रूप से कौन सी दो तत्व पाए जाते हैं? नीफे में कौन सी दो तत्व पाए जाते हैं? तो मेरे भाई निकेल और फेरस, जिसे लोहा कहते हैं, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग जो कोर है, जिसे क्रोण भी कहा जाता है, कोर को नीफे कहा जाता है, जहां नी से निकेल है और फे से फेर्रम यानी कि लोहा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? बताइए, लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? तो मेरे भाई यह एक स्थानीय पवन का उदाहरण है, विकल्प ए आपका सही हो जाता है। देखिए लू जो है ना वो उत्तर और पश्चिम भारत में गर्मियों के महीने में चलने वाली एक हवा है। अच्छा, गर्मियों के महीने में कब? तो मई और जून के आसपास। ध्यान रखिएगा, मई और जून में चलने वाली यह एक गर्म और शुष्क हवा है। गर्म और शुष्क है, ध्यान रखिए, गर्म और शुष्क हवा है जो मई जून में गर्मियों के महीने में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली स्थानीय पवन का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है और सवाल ये है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों ये आपके 1972 में लागू किया गया था, विकल्प बी सही है आपका। देखिए वन्य जीवों और उनके प्रवासों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 38 और सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहा जाता है?
बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन किस रेखा को कहा जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ना मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है, जहां तिथि में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको हम तिथि रेखा कहते हैं, डेट में जब परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। आगे अगला सवाल है। सवाल ये है कि बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व, देखिए इसका सही उत्तर है मेरे भाई पश्चिम बंगाल, विकल्प बी सही है। देखिए, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भूटान सीमा के पास स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और सवाल ये है मेरे भाई कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से होती है। बताइए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से होती है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहां संवहनीय वर्षा ज्यादा होती है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाता है। देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास अत्यधिक तापमान के कारण रोजाना दोपहर बाद गर्म हवा ऊपर उठती है और घने बादलों के साथ संवहनीय वर्षा करती है, तो विकल्प सी आपका सही है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 और सवाल ये है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा यानी मरनावत का मुख्य कारण क्या है। जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो शीतकालीन वर्षा है उसका मुख्य कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, विकल्प बी आपका सही है। साथियों, भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में बारिश करते हैं, जो रबी फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, रबी फसल में क्या, गेहूं, ठीक है ना, जो गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद होता है, गेहूं जो कि एक रबी की फसल है। अच्छा, आपको ये बताना है कि गेहूं किस प्रकार के फसल के उदाहरण है, रबी के, खरीफ के या जायद के। कमेंट करके जरा बताइए कि सॉरी गेहूं नहीं, धान बताना है, गेहूं तो हमने चर्चा कर दिया। धान आपको बताना है कि धान किस प्रकार के फसल के उदाहरण हैं, आपके रबी के हैं, खरीफ के हैं, जायद के हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। बताइए, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी घाटी पर बनाई गई है। तो मेरे भाई सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना है, यह दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, पीडीएफ तैयार करने में बहुत मेहनत लगा है। और ये मेहनत इसलिए है क्योंकि इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई कराने में थोड़ा सा मेरा भी सहयोग, इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा मेरा भी सहयोग हो जाए, इसलिए आप वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे देखिए, एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना तो सोचते हैं अरे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मेरे भाई, क्वेश्चन ये सभी आपके सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता है। सीटेट बहुत बड़ा हवा नहीं है, ये आप समझिए। सीटेट आसान है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सीटेट बहुत आसान है। अगर सीटेट इतना आसान होता तो 10 से 12% रिजल्ट हर साल नहीं बन पाते, 60% बनते, 70% बनते, लेकिन हर साल मेरे भाई 10 से 12% रिजल्ट बनते हैं। 25 लाख बच्चे एग्जाम में हिस्सा लेते हैं, मुश्किल से 1.5-2 लाख क्वालिफाई कर पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से पढ़िए, पढ़िएगा बहुत इजी है, नहीं पढ़िएगा बहुत मुश्किल है। और आपके सामने तो बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है आपके सामने, यूपी सुपर टेट आ रहा है, DSSB दिल्ली आ रहा है, तमाम तरह की वैकेंसी आपके सामने आ रही है। तो मेरे भाई ये गोल्डन चांस है, हाथ से मत जाने दीजिए आप लोग। मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो
तो मेरे भाई इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 आपके सीटेट के बाद होने की पूरी संभावना है। सवाल है कि भारत का सर्वोच्च पठार कौन सा है, बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर है लद्दाख का पठार। विकल्प सी आपका सही है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जो एक शीत मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं मेरे भाई, वह केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाता है। देखिए, अन्नामलाई पहाड़ियाँ पश्चिम घाटी का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैली है। यहीं दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। ध्यान रखिए मेरे भाई, नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है ना, वो सौर ऊर्जा है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जबकि कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो एक सीमित संसाधन है और सीमित समय में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है। ये सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यह है, तो विकल्प बी आपका सही हो जाता है। देखिए, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद होता आ रहा है, तो ये विकल्प आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है, किस देश के तट के पास है, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। विकल्प सी सही है। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट यानी क्वींसलैंड के पास प्रशांत महासागर में स्थित एक मूंगा चट्टान है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान की श्रृंखला है। ठीक है ना, यह मूंगा चट्टानों की दुनिया की सबसे बड़ी श्रृंखला है। फिर से समझिए मेरे भाई, जो ग्रेट बैरियर है ना, ग्रेट बैरियर रीफ वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित मूंगा चट्टानों की दुनिया की सबसे बड़ी श्रृंखला है। विकल्प सी आपका सही हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 48 और सवाल ये है कि भारत में न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य यानी एमएसपी की संस्तुति कौन सी संस्था करती है, बताइए। मतलब कहने का है कि जो एमएसपी है उसको कौन सी संस्था उसके मूल्य की निर्धारण करती है, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी होगा, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी। ठीक है ना, ध्यान रखिए मेरे भाई। देखिए, सीएसीपी की सिफारिश पर सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया जाता है। विकल्प बी आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 49 और सवाल ये है कि अटेंका मरुस्थल दुनिया की सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, यह कहाँ स्थित है, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, चिली। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सवाल आपसे पूछा जाए कि अटेंका मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, तो यह एक शुष्क मरुस्थल है। ठीक है ना, यह कहाँ स्थित है, तो चिली में है, दक्षिण अमेरिका में। साथियों, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में एंडीज पर्वत के पास स्थित दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, कहीं कहीं से एटेकाम कहते हैं और कहीं कहीं से आटाकामा कहते हैं। अटाकामा क्या कहते हैं? अटाकामा, ध्यान रखिएगा। जो अटाकामा है वो शुष्क मरुस्थल है
जो चिली देश में एंडीज पर्वत के पास स्थित है, जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल में एक है। ध्यान रखिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है 50 नंबर, और ये है कि भारत का कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उद्गम से निर्मित है? बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो बैरन द्वीप होगा, अंडमान निकोबार में स्थित है। विकल्प बी आपका सही है। देखिए, अंडमान निकोबार समूह में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये जो प्रश्न है वो आपके इकोनॉमी से है, सॉरी सिविक से है। ध्यान रखिए। प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए। आपातकालीन हम किस देश के संविधान से लिए हैं? तो मेरे भाई सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं। विकल्प ए आपका सही है। यह भारतीय संविधान में जो वर्णित आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। हालांकि यह 1935 के अधिनियम का भी प्रभाव है, ये ध्यान रखिएगा। हम वाइमर संविधान से तो लिए ही हैं, लेकिन जो 1935 के अधिनियम है उसका भी प्रभाव इस पे दिखता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल ये है, बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए मेरे भाई, अगर संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति की बात करें तो ये आर्टिकल 368 है। विकल्प हमारा बी सही है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। साथियों, सवाल अगर ये पूछा जाए कि संविधान में संशोधन की शक्ति किस देश से ली गई है, तो यह आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है, यानी 368 में इसकी चर्चा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, वह जीवी मावलंकर थे। विकल्प आपका ए सही हो जाता है। गणेश वासुदेव मावलंकर, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित है? बताइए। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? तो केंद्र सरकार के पास, यानी संसद के पास हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत मेरे भाई वे विषय जो संघ या राज्य या समवर्ती सूची में नहीं आते उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। देखिए, 3 तरह की सूची हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। जिस विषय पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने की शक्ति हो उसे हम केंद्र सूची कहते हैं। जिस विषय पे राज्य सरकार को निर्णय लेने की शक्ति हो उसे हम राज्य सूची कहते हैं। जिसमें राज्य और केंद्र दोनों निर्णय ले सकते हैं उन्हें हम समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा हमारा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस विषय का चर्चा तीनों सूचियों में कहीं नहीं हुआ है उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 248 के तहत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मूल आधार क्या दर्शाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मूल भाव ये दर्शाता है कि राजनीतिक समानता। विकल्प बी सही है आपका, कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना, ठीक है ना। यह आपके राजनीतिक समानता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? तो यह स्थापित करना है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यानी कल्याणकारी राज्य। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है? तो दल
दल बदल विरोधी कानून की अगर हम चर्चा करें तो यह आपके 10वीं अनुसूची में है, विकल्प सी सही हो जाता है आपका। साथियों देखिए, ध्यान रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, कब? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित इसमें चर्चा की गई है। 52वें संविधान संशोधन 1985, इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है मेरे भाई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये आपका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हो। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आपको ये बताना है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नीति आयोग। ये सवाल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, इससे संबंधित, नीति आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, नीति आयोग एक संविधानेतर और गैर संवैधानिक संस्था है जिसका गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर से हुआ है। बाकी तीनों जो हैं, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ये सभी आपके, इनका वर्णन संविधान में है। ठीक है ना, चुनाव संबंधित चुनाव आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 में है और वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में है। वहीं नियंत्रण और महालेखा की चर्चा आर्टिकल 148 में की गई है। ठीक है ना, सीएजी की चर्चा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के कारखानों या खानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, यानी बाल श्रम का निषेध करता है? तो साथियों, वह आर्टिकल 24 है, विकल्प सी आपका सही है। ध्यान रखिए, आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में, खदान में या खतरनाक कामों में नियोजित करने का पूर्ण प्रतिबंध है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि लोक लेखा समिति, ठीक है ना, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ठीक है ना, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, संसद की इस वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यह चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा का विशेष अनुभव हो? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 12 मेंबर को। कितने? 12। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ख्याति प्राप्त हो। ठीक है ना, आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63 और सवाल ये है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, विकल्प ए सही है। मेरे भाई, 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, विकल्प ए आपका सही है। चलिए आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है
64 नंबर का, और प्रश्न ये है मेरे भाई कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, अगर संविधान के प्रस्तावना में संशोधन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यदि संशोधन की बात की जाए तो यह आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। विकल्प बी सही है। 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हुआ था। और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से प्रस्तावना में सवाल ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 65 और सवाल ये है कि भारतीय न्यायपालिका में जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, बताइए। PIL की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, PN भगवती के कार्यकाल में हुई थी। विकल्प बी आपका सही है मेरे भाई। 1980 के दशक की शुरुआत में न्यायमूर्ति PN भगवती, ठीक है ना, और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL, ठीक है, PIL की अवधारणा को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विकल्प बी सही है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका चर्चा किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति भारत के एक CAG की नियुक्ति करते हैं जो सरकार के वित्तीय लेखों की लेखा परीक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो देखिए, उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद 18 है। विकल्प सी आपका सही है। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना या विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य किसी को भी अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार इसके अपवाद हैं, मतलब ये इससे अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, बताइए। तो यह आपके आर्टिकल 360 के तहत विकल्प सी सही है मेरे भाई। देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में जब हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है ना, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जो भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगला जो प्रश्न है मेरे भाई कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए, इसका प्रावधान आर्टिकल 143 में है। विकल्प बी सही है मेरे भाई। देखिए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 143 के अनुसार। अगला सवाल है कि प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के ठीक बाद के समय को संसद की भाषा में क्या कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई, उसको शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर कहा जाता है। विकल्प ए आपका सही है। देखिए, जो प्रश्नकाल का समय होता है ना, वो सुबह के 11 से 12 बजे के बीच का होता है, और इसके तुरंत बाद यानी 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं, 0 आवर कहते हैं, जो भारतीय संसद की अपनी देन है और इसमें बिना पूर्व सूचना के कोई भी मामले उठाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति किस समिति ने की थी।
तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे हुई, विकल्प ए सही है। साथियों, 1957 में, ध्यान रखिएगा, 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेरे भाई 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा, विकल्प आपका सी सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आगे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 है और आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी राइट टू एजुकेशन आरटीई से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 21A। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जोड़ा गया। इसके तहत मेरे भाई 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 74 और सवाल ये है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद की हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसा ही है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, विकल्प बी आपका सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रमाणित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित। अब प्रश्न है कि अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे संसद में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि महान न्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था, गलत कथन पूछा गया था। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? तो मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा, यह आपकी 3 तरह की न्याय की बात की गई है, विकल्प बी सही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है और सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए हो जाएगा, भोजपुरी, ठीक है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, बताइएगा कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्य विधानमंडल में जो उच्च सदन होता है उसे हम विधान परिषद कहते हैं, विकल्प बी आपका सही है। साथियों, राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, निचला सदन विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, जो सभी राज्यों में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ राज्यों में है। अच्छा, एक कमेंट करके आप बताइए कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है, भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी 1952 में। कब? 1952 में। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन और राज्यों के सहयोग के लिए 6 अगस्त मेरे भाई
6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। सवाल है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर जो होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BN राव। सर BN राव थे, जिसे बेनेगल नरसिम्हा राव भी कहा जाता है। BN राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से आपके मिश्रित टीचिंग पैडागोगी के प्रश्न होंगे, ध्यान रखिए। अभी तक हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न कर चुके हैं। अब आपके टीचिंग पैडागोगी से संबंधित प्रश्न है। सवाल है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए, पढ़िए और बताइए। सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्रों में आलोचनात्मक सोच और मानवीय मूल्यों का विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किन विषयों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। ये आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर मानचित्र पठन यानी मैप रीडिंग सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों को उनके स्थानीय परिवेश और स्कूल के नक्शे को समझने से शुरुआत करना। आगे जो प्रश्न है, सवाल है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोत आधारित प्रश्न का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी छात्रों को ऐतिहासिक साक्ष्यों को परखने और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने के अवसर देने के लिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 है और सवाल है कि प्रोजेक्ट पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो देखिए, अगर प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो किलपैट्रिक माने जाते हैं, WH किलपैट्रिक, विकल्प बी आपका सही है। देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति यानी प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, जो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विकल्प सी, अनुच्छेद 30। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्थानीय लघु उद्योगों और हस्तशिल्प पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लेक्चर मेथड, विकल्प ए सही है आपका। ठीक है ना, व्याख्यान विधि सबसे कम उपयुक्त है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए। अगला जो प्रश्न है, अच्छा ध्यान रखिए, जो व्याख्यान विधि है ना वो एक तरफा और रटने पर बल देने वाली होती है, इसलिए आधुनिक शिक्षा शास्त्र में इसे बहुत कम प्रभावी माना जाता है। ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार के उदाहरण होने चाहिए? तो मेरे भाई, इसमें महिला और पुरुष दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाने वाले उदाहरण होने चाहिए। विकल्प सी आपका सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सवाल है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है, विकल्प सी सही है। वहीं पे ऑक्सीजन है वो 21% है। वहीं पे आर्गन है वो 0.93% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारतीय संसद में शून्यकाल यानी जीरो आवर की व्यवस्था किस दशक में शुरू हुई थी। तो हमने अभी चर्चा किया 1960 में, विकल्प आपका बी सही है। ठीक है ना। भारतीय संसद प्रक्रिया में शून्यकाल की शुरुआत 1962 के दशक से शुरू हुई थी, जो मीडिया और संसद दोनों द्वारा लोकप्रिय बनाई गई एक अनूठी परंपरा है। तो आपका विकल्प बी सही हो जाता है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र भारत के मुख्य रूप से किस हिस्से में पाए जाते हैं। तो साथियों, यह आपके प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर महानदी घाटी में, ध्यान रखिए, भारत का लगभग 98% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की नदी घाटियों में है। तो इस तरह आपका विकल्प बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है। तो यह आपके फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रेरित है, विकल्प बी सही है आपका। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि सहकारी संघवाद का अर्थ भारत के संदर्भ में क्या है। तो ध्यान रखिए, केंद्र और राज्यों द्वारा मिलकर राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोग करना, विकल्प बी आपका सही है। ठीक है ना। आगे अंतिम प्रश्न, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए मेरे भाई, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र के सीखने के स्तर का निरंतर आकलन करना और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, विकल्प बी सही है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, और सवाल ये है कि महासागरों की औसत लवणता लगभग कितनी होती है। बताइए, जो समुद्री जल है उसकी औसत लवणता कितनी होती है। तो 35/1000 यानी 35%, विकल्प बी सही है। अर्थात 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 97, और सवाल ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो यह आपके अनुच्छेद 39A के तहत, विकल्प ए सही है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39A में गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है कि चिनूक किस प्रकार की स्थानीय हवा है जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। तो मेरे भाई, यह एक गर्म और शुष्क हवा है जो हिमभक्षी कहलाती है, विकल्प बी सही है। देखिए, चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है जो वहां जमी हुई बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इसे हिमभक्षी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि प्राचीन भारत में महाजनपद कुल संख्या में कितने थे, यानी प्राचीन भारत में महाजनपद कुल कितने थे। तो 16 थे, विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा, कितने थे मेरे भाई, 16 महाजनपद का चर्चा हुआ है। अच्छा, ये किस ग्रंथों में इसका चर्चा है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। इसकी चर्चा है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। आगे अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, बताइएगा मेरे भाई। सवाल है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक को विविधता के प्रसंग को किस रूप में देखना चाहिए। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, एक शिक्षक को विविधता एक
को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन और सीखने के अवसर के रूप में विकल्प बी आपका सही है। साथियों, भारत जैसी बहुसांस्कृतिक और विविध देश में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखें और एक दूसरे की संस्कृति को सीखें। तो ये आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।